हाँ, तो फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। चैप्टर है हम लोग का सिंपल मैकेनिज्म। सब्जेक्ट हम लोग चल रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स के बारे में, और हम लोग टॉपिक चल रहा है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, तो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म किसका? तो यहाँ पर सिंगल स्लाइडर का, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन का इन्वर्जन हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा था। तो आपको देखने को मिला कौन कौन सा इन्वर्जन। देखिए यहाँ पे सिंगल सिलेंडर का आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेंडुलम पंप, ओसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग अभी 4th नंबर पॉइंट में है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में। क्या है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म? तो ये आपका है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, जो जो जिसमें आपका कनेक्टिंग रॉड होता है, स्लाइडर होता है, आपका एक क्रैंक होता है जो कंप्लीट रेवोल्यूशन देता है यहाँ पे। दूसरा आपका स्लॉटेड बार होता है, ये आपका फिक्स्ड लिंक है, लिंक नंबर 3 जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है वो आपका फिक्स्ड लिंक है। ये आपका क्या है? स्लॉटेड बार है। ये जो आपका बड़ा सा दिख रहे हैं ये आपका स्लॉटेड बार है। इससे जुड़ा हुआ रहता है कनेक्टिंग रॉड, किसको जोड़ता है? रैम्स को जोड़ता है। और रैम का काम किस तरह से मूवमेंट करना है? इस तरह से मूवमेंट करना है। और यहाँ पर रैम के साथ जुड़ा हुआ रहता है टूल, कटिंग टूल। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कट करते हैं, मटेरियल को कट करते हैं। तो इसका भी काम क्या है? मटेरियल को कट करना। चलिए इसका इसका हम लोग वीडियो देख लेते हैं एक बार, किस तरह से यह क्रैंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म वर्क करता है। देखिए यहाँ पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का एक वीडियो है। तो ये आपका क्विक रिटर्न का है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म हम लोग को प्राप्त होता है, उसका उसका यूज किस तरह से मोशन को अचीव करने में हम लोग करते हैं। किस तरह से मोशन को हम लोग अचीव करते हैं। मैकेनिज्म का काम क्या है? मोशन को ट्रांसमिट करना, और उससे हम लोग को क्या करना है? उससे हम लोगों को यूजफुल वर्क प्राप्त करना है, ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो इस तरह से वह वर्क करता है। चलिए, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एनिमेशन वीडियो के द्वारा कि किस तरह से कोई मैकेनिज्म का इन्वर्जन हम लोग को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ रहे थे। किस तरह से मोशन हम लोगों को मिलता है, किस तरह से रोटरी मोशन आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है, और उस मोशन को हम लोग कैसे यूजफुल वर्क करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो ये सारा चीज था। नेक्स्ट है आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। इसमें उस पहले जितना भी था 5 जो हम लोग देखे अभी तक, उसमें स्लाइड करने वाला जो लिंक था वो एक था, सिंगल था। अब इसमें आपको डबल स्लाइडर दिखेगा, यानी डबल स्लाइड करने वाला लिंक दिखेगा, और ये क्रैंक चैन था। इसमें क्रैंक भी रहेगा, मैंने वैसा लिंक जो कंप्लीट रिवोल्यूशन दे उसको क्रैंक बोलते हैं। स्लाइड करने वाला को स्लाइडर कहते हैं। तो इसमें आपको कितना स्लाइडर लिंक दिखेगा? 2 दिखेगा। ठीक है, तो द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 स्लाइडिंग पेयर, 2 स्लाइडिंग पेयर होगा, तो 2 टर्निंग पेयर होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल एग्जांपल है इलेप्टिकल ट्रेमेल। इलेप्टिकल ट्रेमेल आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चैन का ये क्या इन्वर्जन का उदाहरण है। तो देखिए एक स्लाइडर यहाँ पर है, स्लाइडर यानी पिस्टन यहाँ पर है, दूसरा स्लाइडर यहाँ पर है। तो यहाँ पर डबल स्लाइडर हो गया, तो यहाँ पर 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर आपको देखने को मिलेगा। इलेप्टिकल ट्रेमर, ठीक है। इलेप्टिकल ट्रेमर किसका एग्जांपल है? तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन का एग्जांपल है। तो इसका काम क्या होगा? तो देखिए इलेप्टिकल मतलब क्या होता है? इलेप्टिकल कि इलिप्स बनाना। तो देखिए कि डॉटेड डॉटेड लाइन से क्या बना दिया? इलिप्स बना दिया।
तो ये वाला जो पॉइंट पी देख रहे हैं, इससे क्या हो गया, एक इलिप्स का फॉर्मेशन डॉटेड डॉटेड लाइन से हो गया। कब, जब ये स्लाइडर स्लाइड करने लगा, ये भी स्लाइडर स्लाइड करने लगा। तो दो स्लाइडर के स्लाइड करने से पी पॉइंट की मदद से यहाँ पर एक इलिप्स का ड्रॉ हो गया, इलिप्स बन गया। तो उससे हम लोग इस मैकेनिज्म का नाम दिए इलिप्टिकल ट्रेमर। इस मैकेनिज्म का नाम क्या दिए, इलिप्टिकल ट्रेमर, जो आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है। इसका हम लोग क्या देखेंगे, चलिए एक वीडियो देख लेते हैं इसको, किस तरह से ये वर्क करता है। सर आवाज नहीं आ रहा सर आपका। आवाज नहीं आ रहा? अभी आया। आवाज आ रहा है ना वीडियो का? नहीं आ रहा सर। वीडियो में आवाज नहीं आता है सर। आवाज नहीं आ रहा है? वीडियो में आवाज नहीं आता है सर, पहले भी नहीं आ रहा था। को फिक्स कर दिया है। ओल्डहम कपलिंग हम वहां यूज करते हैं जहां पर दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में, एक्सिस के बीच में एक गैप हो, मतलब कि दोनों पैरेलल शाफ्ट एक दूसरे से अलाइन नहीं हो, वहां पर हम ओल्डहम कपलिंग का यूज करते हैं। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये शाफ्ट और ये शाफ्ट, इन दोनों का एक्सिस के बीच में एक डिस्टेंस है और इसकी वजह से हमने यहाँ पर ओल्डहम कपलिंग को यूज किया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इन्वर्जन, चलिए, ये आपका डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन के बारे में बता रहा था, किस तरह से इलेक्ट्रिकल
ट्रेमेल वर्क करता है, स्कॉच योक योक मैकेनिज्म वर्क करता है। तो देखिए ये आपका स्कॉच योक मैकेनिज्म है, इसमें लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3 है। जिसमें आपका आपका दो वो क्या हुआ स्लाइडर है, तो एक स्लाइडर यहाँ पर है, एक स्लाइडर इसमें है, तो इसलिए डबल स्लाइडर का डबल स्लाइडर मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। तो इसका भी एक और आपका वीडियो देखते हैं, इसमें भी आपका देखिए कि आपका किस तरह से वर्क करता है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका वेव वाला डायग्राम है उस तरह से वहाँ पर आपका डायग्राम मिल रहा है। तो इसके अलावा है वोल्ड आर्म कपलिंग, वोल्ड आर्म कपलिंग है। तो वोल्ड आर्म कपलिंग भी आप लोग इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो जिसका सेंटर जो है अलाइनमेंट नहीं है उसका उसके बावजूद क्या है कि इसमें आपका मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसका भी हम लोग एक वीडियो देख लेंगे, इसमें और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको वोल्ड आर्म कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें नमस्कार किस तरह दोस्तों, से वो मैं प्रकाश वीडियो कुमार होता है। सैनी और दोस्तों प्रैक्टिकल गुरु चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपको बता रहा हूँ ओधम्स कपलिंग। दोस्तों ये हमारे पास एक ओधम कपलिंग का मॉडल है। इसके बाद द्वारा मैं आपको समझाता हूँ ये ओधम कपलिंग किस तरीके से वर्क करती है। दोस्तों ओधम कपलिंग का मेन काम रहता है दोस्तों, जो पावर का जब ट्रांसफ़र करते हैं ना किसी भी एंगल पर कर सकते हैं। दोस्तों देखो ये वाला एंगल कितना नीचे है, ये वाला एक साफ्ट नीचे एक साफ्ट ऊपर है। जब एक साफ्ट से दूसरे ऊपर वाली साफ्ट में पावर ट्रांसमिशन करना हो उस समय ओधम कपलिंग का यूज किया जाता है। और बहुत सारी कपलिंग रहती है, यानी यूनिवर्सल कपलिंग रहती है, यूनिवर्सल जॉइंट रहता है, वो भी एक एंगल से लेकर दूसरे एंगल पर आसानी से पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी किसी भी एंगल पर पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये इस तरीके से ओधम्स कपलिंग है, वो किस तरीके से काम करती है उसके बारे में आज आपको जानकारी देता हूँ। तो उसको जानकारी देने से पहले दोस्तों उसके अंदर इम्पोर्टेंट कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं और उनका क्या काम रहता है, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये हमारे पास एक ओधम कपलिंग है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके ऊपर जो एक मेरे पास एक डायग्राम है, उसके द्वारा भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये साफ्ट रहती है दोस्तों, ये साफ्ट दिख रही है, ये वाली आपको ये साफ्ट रहती है। इस साफ्ट के ऊपर एक स्लोट कटर रहता है दोस्तों, ये दिख रहा है, ये स्लोट कटर रहता है, उसके ऊपर एक की लगी रहती है। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर ये साफ्ट रहती है, इसके ऊपर एक स्लोट कटर रहता है और ऊपर इसके की लगी रहती है। तो क्या करती है तो दोस्तों ये साफ्ट ये कपलिंग है ना, इस कपलिंग के ऊपर लगी रहती है, यहाँ पर लगी रहती है और ये फिट हो जाता है इस तरीके से साफ्ट की। इसके बाद ये फ्लेंज रहता है दोस्तों, ये फ्लेंज दिख रहा है, ये फ्लेंज रहता है। ये फ्लेंज के देखो इस तरफ एक ग्रूव कटा रहता है और दोनों तरफ इसके अंदर ये ग्रुप कटे हुए रहते हैं, दिख रहा है ना, ये वाले, ये आपको दिख रहा है, एक ये ग्रुप है, ये वाला रहता है। और जो सेंटर का रहता है दोस्तों उसको सेंटर डिस्क बोलते हैं, ये वाला ये सेंटर डिस्क बोलते हैं। इस डिस्क के ऊपर दो लेग लगे रहते हैं, लग बने रहते हैं दोस्तों, एक दिख रहा है ये वाला लग रहता है और एक ऊपर वाला रहता है। एक लग रहता है दोस्तों इस फ्लेंज से में फिट हो जाता है और दूसरा वाला जब इस फ्लेंज में फिट हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से ये सेंटर जो डिस्क रहती है ना उसी के द्वारा ये आप किसी एक एंगल से लेकर दूसरे एंगल तक पावर ट्रांसमिशन कर सकते हो। तो ये सेंटर डिस्क का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों, ठीक है। वो किस तरीके से वर्क करेगी मैं आपको बताऊंगा। तो आपका ये पता चल गया, ये साफ्ट होती है, ठीक है, इसके ऊपर की लगी रहती है, ये फ्लेंज होती है, ये सेंटर डिस्क होता है, फिर फ्लेंज होती है, उसके ऊपर दो ग्रूव कटे रहते हैं और एक फ्लेंज इसके ऊपर भी ग्रूव कटे रहते हैं, एक इसके ऊपर भी ग्रूव कटे हुए रहते हैं। इसके बाद फिर वापस इसके अंदर ये साफ्ट रहेगी, इसके ऊपर एक की रहेगी इस तरीके से, ये वाली की हुई, इसके बाद ये साफ्ट हो गई। तो इसके पार्ट्स हो गए आपके साफ्ट, फिर आपका की, फिर फ्लेंज, फ्लेंज के ऊपर दो ग्रूव लेते हैं, सेंटर डिस्क, इसके ऊपर एक इधर साइड के लग बने हुए थे, एक इधर रहता है एक इधर रहता है, दो रहते हैं, एक ये इस साइड रहता है एक इस साइड रहता है। इसके बाद फिर ये फ्लेंज हो गई, की हो गई, इसके बाद ये साफ्ट हो गई। अब ये दोस्तों किस तरीके से वर्क करती है मैं आपको बताता हूँ। देखो पावर मिली, यानी आपकी ये मोटर है और ये पंप है। अब मोटर आपकी इस जगह फिक्स है और पंप की थोड़ी हाइट ज़्यादा है, तो इस समय आपका फ्लेंज ये वाले ओधम्स कपलिंग का यूज करके आप पावर को ट्रांसमिशन कर सकते हो। वो किस तरीके से करती है देखो, ये सेंटर डिस्क का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो ये नीचे चली जाती है, ये ऊपर आ जाती है, इस तरीके से देखो ये आई, ये नीचे चली जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी। ये सेंटर डिस्क की वजह से ये ओधम कपलिंग का यूज किया जाता है। तो पावर यहाँ मोटर से हुई और पावर आपके पंप पे आसानी से पहुंच जाती। देखो ये इसी का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरी चलिए ठीक है, तो देखें किस तरह से आपका जो होल्ड आर्म कपलिंग एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में मोशन का ट्रांसमिशन करता है। इसके अलावा बहुत सारे हम लोग मैकेनिज्म का इन्वर्जन देखें, तो किस तरह से वो मोशन को ट्रांसमिशन होता है और उसको हम लोग यूजफुल वर्क में यूज करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर था, जिसमें हम लोग बहुत सारा टर्म को कवर किए हैं। एक बार फिर से शुरू से हम लोग इसका एक बार ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं रैपिडली, ताकि एक बार फिर से आप लोगों का माइंड सेट हो जाए। तो इसमें है के पास, हाँ कोई कुछ बोल रहे थे क्या? जी सर। हाँ, तो इस तरह से देखिए आपका समस्या क्या सर? देखिए इस तरह से सब बहुत सारे हम लोग टर्म हम लोग इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, काफी ज्यादा इसमें ये है स्लाइड है। तो देखिए ये सब सभी चीज हम लोग क्या है पिछले क्लास में कर चुके थे। हायर पेयर, लोअर पेयर, स्फेरिकल पेयर, स्क्रू पेयर, ठीक है, रोलिंग पेयर, इस तरह से टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, ये सभी क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक चेन। कंस्टेंट मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, 3 तरह का कंस्टेंट मोशन देखने को मिला था। काइनेमेटिक पेयर को देखने को मिला था, काइनेमेटिक लिंक को देखने को मिला था। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी हम लोग पढ़ेंगे इस जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उससे हम लोग रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, ताकि जो आपने पढ़ा वो आपका आप कितना गेन किए, ठीक है। तो रिस्पॉन्स दीजिएगा क्या होगा। एक सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो इस तरह से हम लोग एक चैप्टर को खत्म करने के बाद एमसीक्यू यदि हम लोग उसको ढंग से करते हैं तो उस चैप्टर पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही आपको यह पता चलता है कि उस चैप्टर से आप के क्लास से आप लोगों ने कितना सीखा, कितना नॉलेज है आपके पास। साथ ही आपको अपने अंदर के कमियों को भी जानने का मौका मिलता है और आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है और बुक का नाम क्या है, आर एस कुर्मी। बिल्कुल ले लीजिएगा, यदि आपके पास नहीं है तो ये सभी के पास होना चाहिए मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए, वो काफ़ी बेस्ट बुक है। तो इस तरह से कोई चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले उसको आप लोग क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स को कंसेप्चुअली समझेंगे, उसके बाद एमसीक्यू उससे रिलेटेड करने लगेंगे, तो वो चैप्टर आपको काफ़ी अच्छा से क्लियर हो जाता है। तो पहला सवाल है कि जो आपका रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन होता है, जो आपका रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन होता है, उसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन ऐसा चीज है जो काइनेमेटिक लिंक फॉर्म करता है, काइनेमेटिक लिंक फॉर्म करता है। सवाल ये है आपका कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन स्टीम इंजन है, उसमें ऐसा कौन सा टर्म है, फॉर्म है, जो काइनेमेटिक लिंक फॉर्म करता है। काइनेमेटिक का मतलब मोशन, रिलेटिव मोशन जिसमें हो, ये आप याद रखेंगे कि काइनेमेटिक का मतलब रिलेटिव मोशन। तो पहला जो आपका है वो क्या है, वो आपका ऑप्शन है सिलेंडर एंड पिस्टन, सिलेंडर एंड पिस्टन, सिलेंडर एंड पिस्टन। सेकेंड है आपका पिस्टन रॉड एंड कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रॉड एंड कनेक्टिंग रॉड। तो जैसे ही आपका रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन की बात कर रहा है, तो आपके माइंड में इसका जो डायग्राम है वो सेट होना चाहिए, तभी आप इस सभी चीजों को समझ पाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन है पिस्टन का, कि पिस्टन रॉड है कहाँ पे है और कनेक्टिंग रॉड कहाँ पे है। फिर उसके बाद क्रैंक शाफ्ट किसको बोलते हैं और फ्लाई व्हील को किसको बोलते हैं। तो फ्लाई व्हील जो बड़ा सा गोल एक होता है उसको हम लोग फ्लाई व्हील बोलते हैं। वो और क्रैंक शाफ्ट, क्या ये दोनों क्या करता है कि काइनेमेटिक लिंक बनाता है। यदि बनाता है तो इसको ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका फ्लाई व्हील और इंजन फ्रेम, इंजन फ्रेम आप देख समझ सकते हैं, तो फ्लाई व्हील और इंजन फ्रेम क्या काइनेमेटिक लिंक बनाता है, यदि बनाता है तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो इसमें से 4 आपके पास विकल्प हैं और 4 विकल्प में एक उत्तर सही है। तो उम्मीद है कि आप इसको सही उत्तर आप इसका बता पाएंगे। तो चलिए कमेंट में लिखिए, इसका जो आपका चैटिंग बॉक्स है उसमें आप ऑप्शन लिखिए कि क्या आता है, ठीक है। चैट आप लोग सर का सी नंबर ऑन है, होगा इसमें सर, हम लोग ट्रेन चैट को शॉर्ट देखेंगे। एंड तो
हाँ, और जो आपके पास आंसर होगा उस आंसर का आपके पास रीजन भी होना चाहिए, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सभी को आप इसमें आप कमेंट कीजिए। अश्वनी बोल रहे हैं सी, अमित कुमार बोल रहा है ए, विनोद हेम्ब्रम बोल रहे हैं बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको जानना है। ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है आपका। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो सी नंबर क्या कहता है, क्रैंक शाफ्ट और फ्लाई। तो फ्लाई व्हील आपके माइंड में है और क्रैंक शाफ्ट आपके माइंड में है। ठीक है, तो जैसे ही क्रैंक शाफ्ट मूव करता है, फ्लाई व्हील भी मूव करता है। तो इसके कारण क्या है, दोनों में रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है। ठीक है, इसलिए ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन इंजन का एक पार्ट है, तो काइनेमेटिक लिंक फॉर्म करेगा। यानी इसमें भी मोशन है आपका, इस क्रैंकशाफ्ट में भी मोशन है और फ्लाईव्हील में भी मोशन है। तो दोनों के मोशन, रिलेटिव मोशन आपका बनता है यहाँ पर। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, काइनेमेटिक लिंक बनाएगा। जबकि ये वाला सिलेंडर आपका आपका क्या है, रेस्ट में है, पिस्टन भले मूव करता है। पिस्टन रॉड और कनेक्टिंग रॉड का आपस में किसी तरह का उतना ज्यादा ये नहीं है, संपर्क नहीं है, क्योंकि पिस्टन रॉड किसी और चीज से जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टिंग रॉड जो है आपका किसी और चीज से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो आपका रिलेटिव मोशन क्रिएट देगा दोनों में, वो आपका क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील होगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक लिंक है या एलिमेंट है, लिंक या फिर एलिमेंट कहेंगे, नीड नॉट टू बी रिजिड, जो रिजिड की आवश्यकता नहीं होता है, बट इट मस्ट बी ए रेजिस्टेंट बॉडी। क्या कह रहा है कि कोई भी लिंक है, क्या वह रिजिड होने यानी वो कठोर होने की आवश्यकता है, नहीं है। तो कठोर कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि कोई लिंक है वो रिजिड बॉडी नहीं होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह रेजिस्टेंट बॉडी हो। लेकिन वह क्या है, वो रेजिस्टेंट बॉडी हो। तो क्या यह कथन सही है, ए और बी? क्या यह कथन सही है, ए और बी? बताएंगे इसका आंसर सेकंड नंबर का। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी लिंक है, वो लिंक क्या है, वो लिंक जो है वो लिंक रिजिड बॉडी ना भी हो तो चलेगा, लेकिन रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। रेजिस्टेंट कहने का मतलब कि उसको रोकने के लिए, मैंने उसको रोक सके, मतलब उसका जो दबाव है, कंप्रेशन है, उसको रोक सके, उसको रेजिस्टेंट कर सके, वैसा होना चाहिए। रिजिड मीन्स हो गया कि कंप्रेशने नहीं है, उसे उसको हम लोग कंप्रेस ही नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा भी। तो भाई अब लिंक में तो आप देखे होंगे कि रबर भी एक तरह का लिंक था, तो वहां पर कंप्रेस तो हो रहा है, तो रिजिड तो नहीं था। तो ये जरूरी नहीं कि लिंक रिजिड हो, ये जरूरी है कि लिंक रेजिस्टेंट बॉडी हो। तो इसका नंबर, पहला नंबर ये आपका सही है कि यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है कि एक रेलवे ब्रिज है, वो क्या है, मशीन है कि क्या है? मशीन का उदाहरण है। कह रहा है कि क्या रेलवे ब्रिज ये मशीन का उदाहरण है? इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? रेलवे ब्रिज क्या मशीन है? रेलवे ब्रिज क्या मशीन है? तो इसमें आप लोग स्थापित अंसारी बोल रहे हैं फॉल्स है, अश्विनी चौहान भी बोल रहा है फॉल्स है, अमित कुमारी बोल रहा है फॉल्स है। बिल्कुल सही, आप लोग समझ पा रहे हैं इस ये को। काफी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को कि चलो जितना हम लोग पढ़े कम से कम सीखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या रेलवे ब्रिज एक मशीन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सवाल कि द मोशन बिटवीन ए पेयर व्हेन लिमिटेड टू डेफिनिट डायरेक्शन। एक वैसा पेयर है जिसमें आपका डेफिनिट डायरेक्शन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, यहाँ पर फोर्स भी अप्लाइड हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में उसको जो मोशन मिलेगा उसको हम लोग कौन सा मोशन नाम देंगे? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, या फिर नन ऑफ दीज? चलिए इसका जवाब आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा उसका कमेंट बोलिए, इसका क्या होगा। हाँ,
तो इसका अश्वनी बोल रहे हैं सी होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कोई भी पेयर है और उसमें क्या है, लिमिटेड डिफिनिट डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन फोर्स अप्लाइड है, उसको पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, यानी फोर्स लगा के डेफिनिट डायरेक्शन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे मोशन को सक्सेसफुली बोलेंगे ना, सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जहां पर लगा दिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रेंट मोशन में उसको हम लोग बदल रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। ठीक है, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। सो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द मोशन बिटवीन अ पेयर विच टेक प्लेस डैश इज नोन एज इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। क्या? तो जो इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन होता है वो क्या होता है, एक डायरेक्शन में होता है या फिर मोर देन वन डायरेक्शन में होता है? बताइए, जो इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन होता है वो एक डायरेक्शन में होता है या मोर देन वन डायरेक्शन में होता है? इस सवाल का आंसर बताइए। बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो सवाल के साथ जो आपका सवाल नंबर है उसके साथ यानी 5.B लिखिएगा, तो इससे पता चलेगा कि चलो 5 सवाल का आंसर बी है। ठीक है, सिर्फ बी लिखिएगा तो हमको पता चलेगा, पिछले वाला का भी तो बी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है व्हेन द कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स फॉर्मिंग ए पेयर, जब कोई कनेक्शन पेयर फॉर्म करता है, इन सच ऐसे तरह से दैट द कंस्टेंट मोशन इज नॉट कंप्लीटेड इटसेल्फ, कंस्टेंट मोशन अपने आप में से कंप्लीटेड नहीं है, बट बाय द सम मींस द मोशन इज सेड टू बी कंप्लीटली कंस्टेंट। लेकिन हम लोग उससे हेल्प करके हम लोग क्या करते हैं, उसे कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन में ला सकते हैं। क्या यह सही है? क्या यह सही है कि नहीं? कोई भी कनेक्शन है वो कंस्टेंट नहीं है, ये कंप्लीटली कंस्टेंट नहीं है, लेकिन किसी चीज की मदद से क्या इसको कंस्टेंट में ला सकते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए। अश्वनी बोल रहे हैं 6 का ए सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ला सकते हैं। कोई भी एलिमेंट जो है कंस्टेंट में यदि नहीं है तो हम लोग बाई द अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी को हम लोग कंस्टेंट में ला सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, यस। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन का एग्जाम्पल कौन सा है? कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो कंप्लीटली मतलब एक डायरेक्शन में, तो जो मोशन ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर ऑफ स्टीम इंजन के सिलेंडर में जो पिस्टन मूव करता है उसका मोशन, या फिर स्क्वायर होल में स्क्वायर बार जो है का मोशन, जो मोशन करता है उसका मोशन, या फिर मोशन ऑफ शाफ्ट विथ कॉलर एट ईच एंड इन द सर्कुलर होल, या फिर सर्कुलर होल में जो प्रत्येक होल में जो कॉलर के साथ शाफ्ट का मोशन। बताइए, या फिर डी नंबर ऑल ऑफ एबव, या फिर डी नंबर ऑल ऑफ एबव। बताइए, हरेंद्र बोल रहे हैं डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। देखिए समझिए कि जो स्टीम इंजन का सिलेंडर है उसमें पिस्टन मूव कर रहा है तो उसका भी एक ही डायरेक्शन होगा। दूसरा बात, जो हम लोग स्क्वायर होल वाला पढ़े थे, तो स्क्वायर होल में भी स्क्वायर बार यदि मूव कर रहा है कि उसको एक ही डायरेक्शन में मूव कर को मिलेगा, इसलिए ये भी सही होगा कि ये भी कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन देगा। दूसरी बात कि सर्कुलर होल के एंड में जब कॉलर के साथ शाफ्ट का मूवमेंट होता है तो भी वह एक ही मोशन देगा, क्योंकि यहाँ पर कॉलर लग गया, तो कॉलर जैसे ही लग गया तो उस शाफ्ट को सिर्फ एक मोशन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से जो ये तीनों जो है वो आपका कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट का सवाल है द मोशन ऑफ शाफ्ट इन सर्कुलर होल इज एन एग्जांपल ऑफ। सर्कुलर होल में जो शाफ्ट का मोशन होता है वो किसका उदाहरण है? जो सर्कुलर होल पढ़े होंगे कि सर्कुलर होल है कोई ये चीज में, यहाँ पर सर्कुलर होल है, यहाँ पर हम लोग शाफ्ट लगा दी,
तो जो इसका इसमें जो मोशन होगा शाफ्ट का वो कैसा होगा, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन होगा, इनकम्प्लीटली होगा, सक्सेसफुली होगा, या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही है कि ये आपका इनकम्प्लीटली होगा, क्योंकि एक तो इस तरह से मोशन करेगा ही, साथ ही ये वाइब्रेट भी तो करेगा इस तरह। यहाँ पर ये वाला जो शाफ्ट है इसको दो डायरेक्शन में मोशन करेगा। इसका सही सही उत्तर, जब दो डायरेक्शन में कोई भी मोशन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। द एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन इज ए, द एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुली, सक्सेसफुली कहने का मतलब जिसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करके एक डायरेक्शन में मोशन क्रिएट करें, तो वो कौन सा होगा। तो मोशन ऑफ एन आईसी इंजन वाल्व, मोशन ऑफ द शाफ्ट बिटवीन ए फुट स्टेप बेरिंग, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड ए सिलेंडर इंजन, क्या ये सभी क्या है, आपका क्या है, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन है। बिल्कुल सही, ये सभी आपका क्या है, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन है। बिल्कुल सही कि जैसे इंजन बल्ब की बात करें तो इसे इंजन बल्ब की मदद से आईसी इंजन का मोशन जो है सक्सेसफुली हो जाता है। इसमें आपका फुट स्टेप बेयरिंग के मदद से शाफ्ट का मोशन जो है सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन हो जाता है। इंजन में जब इनसाइड सिलेंडर में जो रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन जो है मूव करता है तो ये आपका सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, राउंड बार इन ए राउंड होल, राउंड बार इन ए राउंड होल, राउंड होल इस तरह होगा, इसमें से राउंड राउंड बार इसमें हम लोग डाल दिए, तो क्या यह टर्निंग पेयर फॉर्म करेगा, क्या यह टर्निंग पेयर फॉर्म करेगा। सेकंड है कि एक कोई स्क्वायर होल है, स्क्वायर होल में स्क्वायर बार है, तो क्या यह स्लाइडिंग पेयर फॉर्म करेगा, क्या यह स्लाइडिंग फॉर्म पेयर फॉर्म करेगा। दूसरा, कोई एक वर्टिकल शाफ्ट है, फुट स्टेप बेयरिंग में वर्टिकल शाफ्ट है, क्या यह सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन ये करेगा। तो ये आपका क्या, कौन सा इसमें से गलत है। तो ये आपका भी सही है, ये आपका सही है। ये वाला जो आपका स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल फॉर्म है ये भी आपका सही है। आपका गलत कौन सा होगा, ये वाला होगा, टर्निंग पेयर नहीं है, ये आपका रोलिंग पेयर हो जाएगा। राउंड बार है ना, तो यहाँ पर रोलिंग पेयर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर रोलिंग पेयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वर्टिकल शाफ्ट इन फुट स्टेप बेयरिंग फॉर्म है सक्सेसफुली कंस्टेंट, तो इससे भी तो हमको सक्सेसफुली कंस्टेंट मिलता ही है, तो सही है, ये तो सही है। अंदर बोले 10 का सी, ये तो सही होगा ना कि सक्सेसफुली कंस्टेंट फॉर्म करेगा। इसे फुट स्टेप बेयरिंग जहाँ लग गया, इसे तो हम लोग सक्सेसफुली कंस्टेंट बनाते ही हैं। इससे स्लाइडिंग पेयर होता है ना, इससे आपका स्लाइडिंग पेयर, हाँ इससे आपका स्लाइडिंग पेयर सर मिलता है। टर्निंग स्लाइडिंग इससे दोनों आपका होगा राउंड सर। होल में रोलिंग पेयर मिलना चाहिए, लेकिन ये टर्निंग पेयर दिया, तो आपका पहला नंबर आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हेन द यस नेचर सर। ऑफ कॉन्टेक्ट, किस तरह का गलती मिलेगा आपको भी तो बताइएगा। बुक है आपका RS-पुर में, ठीक है ना, तो डिस्कशन करते हुए, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, सर वो सी आपका नंबर में तो होगा ना क्या था, सर, क्योंकि टर्निंग और हाँ वो जो आपका सॉफ्ट कॉपी है उससे मैं इसको स्क्रीनशॉट किया हूँ। ठीक है, तो जब व्हेन द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट किसका हो रहा है, लिंक का हो रहा है, तो लिंक जब आपस में कॉन्टेक्ट में होते हैं उसका जो प्रकृति है, उसका नेचर है बिटवीन द एलिमेंट्स, पेयर में क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, और पेयर में एलिमेंट्स होगा तो उनके बीच कॉन्टेक्ट होगा, तो उनका जो नेचर है इस तरह से है कि इट कैन ओनली स्लाइड रिलेटिव टू अदर, एक फिक्स है, दूसरा उस पर स्लाइड कर रहा है, तो ऐसे पेयर को क्या कहेंगे, ऐसे पेयर को क्या कहेंगे बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा 11 का, 11 का हरिंदर बोल रहे हैं 10 का सी होगा, श्योर है 10 का सी होगा। सक्सेसफुली सर कंस्टेंट ए उसमें स्लाइडिंग वर्टिकल और शाफ्ट इन टर्निंग ए दोनों ना होगा फुट सर। स्टेप बेयरिंग फॉर्म ए सक्सेसफुली कंस्टेंट, इसमें रॉन्ग आंसर बोल रहा है। अच्छा ठीक है, इसको देख लेंगे। 11 नंबर का सर बताइए, 11 नंबर सक्सेसफुली का होगा आंसर तो क्या एक ही होगा। ना होगा सर। 11 नंबर का आंसर बताइए कि कौन सा पेयर बनेगा, कि एक एक लिंक फिक्स है, दूसरा उस पर स्लाइड कर रहा है, तो कैसा कैसा पेयर बनेगा, बताओ कैसा पेयर बनेगा सब, कमेंट कर कीजिए। 11 का क्या होगा, हेलो
11 का बोल रहे हैं ये। अरे पढ़े नहीं है, पेयर नहीं पढ़े हैं, स्क्रू थोड़ी ना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, ये स्लाइड कर रहा है। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, स्लाइड। तो यहाँ स्लाइडिंग पेयर ना होगा, स्लाइड कर रहा है तो क्या होगा, स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग पेयर। नेक्स्ट है 12 नंबर, व्हेन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ पेयर इज सच दैट इट कैन टर्न रिवॉल्व अबाउट ए फिक्स एक्सिस द पेयर इज नोन एज रोलिंग पेयर। क्या ये रोलिंग पेयर होगा? एक एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है, फिक्स एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या ये रोलिंग पेयर होगा? टर्न या फिर रिवॉल्व, बिल्कुल होगा टर्न या फिर रिवॉल्व है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Next है when the nature of contact between the element of pair is such that one element can turn about the other by means of screw thread। screw thread के मदद से टर्न कर रहा है, तो वैसे पेयर को क्या बोलेंगे, स्क्रू पेयर। वैसे पेयर को क्या बोलेंगे, स्क्रू पेयर। सिंपल सिंपल है। एक स्लाइडिंग पेयर है